हेलो एवरीवन। आज हम एड्रीनल ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्टिसोल की सिक्रीशन है जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा एड्रीनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें एल्डोस्टेरोन है जो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वो स्क्रीट करता है। इसके अलावा वीक एंड्रोजन्स जो हैं वो एड्रीनल से स्क्रीट होते हैं। ये इम्पॉर्टेंटली एक सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं जिसको कहते हैं रैस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स एड्रीनल के हवाले से डिस्कस करेंगे। अगर आप एनाटमी और हार्मोनल सिक्रीशन बाय एड्रीनल ग्लैंड्स को हम स्टडी करें और एनालाइज करें, इसको एड्रीनल कहते ही इसलिए हैं कि ये इसकी लोकेशन जो है वो रीनल सिस्टम यानी किडनी के बिल्कुल पास है, इसीलिए इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अगर आप देखोगे तो एड्रीनल ग्लैंड को मैग्नीफाई करें हम तो इसमें दो लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो ये जो बाहर वाली कॉर्टेक्स है, इसको अगर फर्दर इसकी लेयर्स को एनालाइज किया जाए हिस्टोलॉजिकली तो आपको सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल मिलेगा। एड्रीनल ग्लैंड का जो कैप्सूल है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जहाँ बॉडी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो कैप्सूल है जो आउटर लेयर है। फिर हमारे पास जो कैप्सूल के फ़ौरन बाद इमीडिएट लेयर है फ्रॉम दी, ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो उसके फ़ौरन बाद जब आप कैप्सूल से नेक्स्ट मूव करते हो तो एक लेयर है जिसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोजा। ये जोना ग्लोमेरुलोजा जो है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्रिएट करती है जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। यही एल्डोस्टेरोन जो है ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है मुख्तलिफ जगहों से, बट प्रीडोमिनेटली हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर किडनीज से। फिर हमारे पास सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा। ये जोना फेसिकुलेटा जो है ये, और उसके बाद लेयर है जोना रेटिकुलरस। तो ये जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस जो है ये दोनों मिल के आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें कॉर्टिसोल, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल और उसके अलावा वीक एंड्रोजन्स जिसमें डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स जो हैं फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस जो है वो स्क्रीट आउट करते हैं। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है उसको मेडुला कहते हैं या एड्रीनल मेडुला। उसके अंदर हमारे पास कैटिकोलामीन्स हैं जिसमें एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है, ये सिंथेसाइज होती हैं। ये याद रखना कि दीज हार्मोन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और ये जो वीक एंड्रोजन्स हैं डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये हमारे पास सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन से बनते हैं। और कैटिकोलामीन्स जो हैं दीज आर एमीन्स, तो ये स्टीरॉयडोजेनेसिस के नतीजे में बनते हैं एंड दीज आर एमीन्स। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड नियर द किडनी। इसकी दो लेयर्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स से अगर आप एनालाइज करो तो बाहर सबसे इसका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, फिर जोना ग्लोमेरुलोजा स्टार्ट होगी, उससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या एल्डोस्टेरोन बनता है, फिर फेसिकुलेटा है और रेटिकुलरस है। फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसमें कॉर्टिसोल है एंड सेक्स हार्मोन्स हैं यानी वीक एंड्रोजन्स जिसमें डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है। फिर हमारे पास मेडुला है जिसमें कैटिकोलामीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दीज आर स्टीरॉयड्स, वीक एंड्रोजन्स ये सारे स्टीरॉयडोजेनेसिस के नतीजे में बनते हैं। कैटिकोलामीन्स जो हैं दीज आर एमीन्स। जो तीन लेयर्स हैं ग्लोमेरुलोजा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरस, ये एसेंशली एड्रीनल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन है।
So adrenal glands are basically, there are two adrenal glands that are embedded above each kidney in a capsule of fat, जिसमें ad जो है इसका मतलब है next to adrenal means kidney. So these glands are embedded in a capsule of fat next to kidney. Adrenal consists of two separate endocrine organs, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला का मैंने आपको बताया. द कॉर्टेक्स इज स्टीरॉयड स्क्रीटिंग, स्टीरॉयडोजेनेसिस होती है कॉर्टेक्स में, एंड मेडुला इज स्क्रीटिंग कैटिकोलामीन्स. ये याद रखना कि ये कैटिकोलामीन्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, एंड स्टीरॉयड्स जो हैं ये निकोटिसोल लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. और इसके अलावा स्टीरॉयड में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन स्क्रीट होता है. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इट स्क्रीट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड वीक एंड्रोजन्स. अगर आप देखोगे तो तीन लेयर्स जो हमने डिस्कस की, जोना ग्लोमेरुलोसा इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, फेसिकुलेटा जो मिडल एंड लार्जेस्ट पोर्शन है, एंड रेटिकुलरिस जो कि इनर मोस्ट जोन है, और इट इज़ लाइंग नेक्स्ट टू द एड्रीनल मेडुला. तो कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, जिसमें हमारे पास कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है और वीक एंड्रोजन्स हैं. ऑल ऑफ दीज स्टीरॉयडोजेनिक हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. तो सारे के सारे जितने भी ये कॉर्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है, वीक एंड्रोजन्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है. ये जितने भी स्टीरॉयडोजेनिक जितने भी स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यूज़ होते हैं, दे फर्स्ट कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रोजेनोलॉन, एंड देन दिस प्रोजेनोलॉन इज़ मॉडिफाइड बाय अ स्टेप वाइज एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू प्रोड्यूस दी एक्टिव स्टीरॉयड हार्मोन, जो भी हो वो, चाहे कॉर्टिसोल हो चाहे एल्डोस्टेरोन हो. फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन होगी प्रोजेनोलॉन में, और उसके बाद एंजाइमेटिक मशीनरी का होना ज़रूरी है उस ऑर्गन के पास, ताकि वो पर्टिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज हो सके. अब स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यू जो है वहाँ पे उस एंजाइमेटिक मशीनरी होगी तो वो पर्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज होगा. जिस तरह फॉर एग्जांपल एड्रीनल कॉर्टेक्स है तो वहाँ पे सिर्फ कॉर्टिसोल सिंथेसाइजिंग, एल्डोस्टेरोन सिंथेसाइजिंग और वीक एंड्रोजन सिंथेसाइजिंग मशीनरी मौजूद होगी. तो फिर ही वहाँ पे स्टीरॉयड जो जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो सिंथेसाइज होगा. तो एंजाइमेटिक मशीनरी शुड बी स्पेसिफिक फॉर दैट स्टीरॉयड हार्मोन, और ये उस ऑर्गन के पास एंजाइमेटिक मशीनरी होनी चाहिए. अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ हार्मोन्स देन एनी अदर स्टीरॉयडोजेनिक टिश्यू. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कंपेयर करो टेस्टोस्टेरोन या टेस्टिस से या ओवरी से, तो ये सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है एड्रीनल ग्लैंड बनाता है. और there are slight variations in structure that confer different functional capabilities on the various adrenocortical hormones. तो हम आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल से ये सारे हार्मोन्स जो हैं ये सिंथेसिस होती है इनकी. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास मेनली एल्डोस्टेरोन है विच इन्फ्लुएंसेस मिनरल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिसमें स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस है. फिर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसमें हमारे पास प्राइमरीली कॉर्टिसोल है. दिस कॉर्टिसोल प्लेज अ मेजर रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अडेप्टेशन टू स्ट्रेस. स्ट्रेस के अंदर, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर दिस हार्मोन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये सारे ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड मेटाबॉलिज्म, सारे तीनों न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है और बॉडी को अडेप्ट करवा रहा है स्ट्रेस से. अगर इस सिनारियो में हम देखेंगे तो कॉर्टिसोल का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ किया जा सके. उसके बाद हमारे पास वीक एंड्रोजन्स हैं दैट आर आइडेंटिकल और सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स बट दीज आर वीक. जिसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस से आता है मेल से, और ओवरीज से फीमेल से ईस्ट्रोजन. बट ये इनसे सिमिलर तो हैं, लेकिन
अगर आप देखोगे द मोस्ट अबंडेंट एंड फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट ऑफ द एड्रीनोकॉर्टिकल सेक्स हार्मोन इज डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोजन और मेल सेक्स हार्मोन, बट दीज आर कैटेगराइज्ड एज वीक एंड्रोजन्स। जो पोटेंट हमारे पास एंड्रोजन्स हैं वो गुनेली बनाते हैं। This is a diagram that shows steroidogenic pathways for synthesis of major steroid hormones in the body. और अगर आप देखोगे तो all steroid hormones are produced through a series of enzymatic reactions that modify cholesterol molecules, and these cholesterol molecules are modified by varying uh, the side groups that are attached to them। यानी इसकी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की जो कि 27 कार्बन है, इसकी साइड्स की क्लीवेज होती जाती है और उसके नतीजे में हमारे पास ये सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो बनते हैं। ईच स्टीरॉयडोजेनिक ऑर्गन कैन प्रोड्यूस importantly only those steroid hormones for which it has complete set of enzymes। so ये important चीज़ है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास, उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास स्पेसिफिक सेट ऑफ एंजाइम्स होना चाहिए सो दैट इट कैन अप्रोप्रिएटली मॉडिफाई कोलेस्ट्रॉल। एंड ये याद रखना है कि तकरीबन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, दे फर्स्ट कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू प्रोजेनोलॉन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर, या ये ह्यूमंस की है, इसमें जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं दे आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव इन ह्यूमंस। बाकी जितने भी हैं हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास ईस्ट्राडायोल है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, दीज आर एक्टिव हार्मोन्स। अगर अब आप देखो तो कोलेस्ट्रॉल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोजेनोलॉन। This progenolone is converted into progesterone, and it can also be converted into 17 hydroxyprogenolone। तो अगर ये प्रोजेस्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डेफिनेटली कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसके पास, Cl के पास प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसाइज करने की एबिलिटी मौजूद है। कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा ये प्लेसेंटा से भी सिंथेसाइज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कुछ हद तक ये एड्रीनल से भी सिंथेसाइज होता है एज अ स्टेप इन एंड्रोजन एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, एंड इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू 11 डी ऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। ये बाद में डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्डोस्टेरोन विच इज़ द प्रीडोमिनेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। सो ये एड्रीनल कोलेस्ट्रॉल से एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस है, एंड दिस इज़ प्रीडोमिनेटली इन एड्रीनल कॉर्टेक्स। यहाँ तक ये फंक्शन जो है ये आपको Cl के अंदर या प्लेसेंटा के अंदर भी मिलेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा बना सकता है, और अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी बना सकता है ये। इसके बाद हमारे पास प्रोजेनोलॉन से 17 हाइड्रोक्सी जो प्रोजेनोलॉन बना था, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, और ये भी एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। ये ज़्यादा प्रीडोमिनेटली बनता है कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्राडायोल या ईस्ट्रोजन। दिस डी हाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंड्रोस्टेनिडोइन, और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनटू टेस्टोस्टेरोन। दिस एंड्रोस्टेनिडोइन इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोन, ईस्ट्रोन देन कन्वर्ट्स इनटू ईस्ट्राडायोल एंड फाइनली इनटू ईस्ट्रायोल। तो ये तीन फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ईस्ट्राडायोल जो है ये प्रीडोमिनेट फॉर्म है। इसी तरीके से हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्राडायोल। ये याद रखना कि दीज आर predominantly female androgens या female sex hormones, and this is
मेल एंड्रोजन्स। इसको हमें फीमेल ईस्ट्रोजन्स कहना चाहिए बिकॉज दिस इज़ इन फीमेल्स एंड ये एंड्रोजन्स हैं, इसके अंदर ये वीक एंड्रोजन है एंड दिस इज़ मेल सेक्स हार्मोन्स। फिर हमारे पास जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बना या प्रोजेस्टेरॉन से या 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेनिलॉन से, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डी ऑक्सी कॉर्टिसोल एंड दिस डी ऑक्सी कॉर्टिसोल फाइनली कन्वर्ट्स इनटू कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जिसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन भी कहते हैं। ये एक बर्ड्स आई व्यू है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है एड्रीनल के कॉन्टेक्स्ट में कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और ये वीक एंड्रोजन डीहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरोन, ये 3 हार्मोन्स हैं जो कि एड्रीनल के अंदर प्रीडोमिनेट करते हैं। एड्रीनल जो है वो ज़्यादातर स्टीरॉयड हार्मोन्स बना पाता है, जिसमें हमारे पास ये वाली पूरी पिक्चर जो है वो एड्रीनल के अंदर मौजूद है। बाकी सेट ऑफ हार्मोन्स फॉर प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है या ईस्ट्राडायोल है, ये मशीनरी उस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास होगी। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन अगर सिंथेसाइज करना है तो ये टेस्टिस के अंदर ही ये एबिलिटी है। ये नहीं होगा कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये ओवरीज भी सिंथेसाइज कर सकें। ओवरीज प्रीडोमिनेटली एक ये वाला पाथवे फॉलो करेंगे, तो उस पर्टिकुलर एंजाइमेटिक मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है। ओवरीज के पास वो मशीनरी है एंजाइम्स की, जिसमें ये फीमेल ईस्ट्रोजन्स जो हैं ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर ये वाली मशीनरी मौजूद नहीं है, एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस मौजूद नहीं है, तो ईस्ट्रोजन्स नहीं बनते, वो एंड्रोजन्स तक ही जाके वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये जो एरो है, ये वाला एंजाइम जो यहाँ पे कैटालाइज कर रहा है, ये टेस्टिस के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि फीमेल्स के अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होंगे एंड दीज प्रोडक्ट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू फीमेल ईस्ट्रोजन्स। तो ये एंजाइमेटिक मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ईच स्टेरॉयडोजेनिक ऑर्गन कैन प्रोड्यूस ओनली दो स्टेरॉयड हार्मोन्स फॉर विच इट हैज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ एंजाइम्स that are needed to appropriately modify cholesterol and its intermediates या intermediaries after first converting into progenolone, or these enzymes are extremely critical for proper functioning of that particular endocrine gland या steroidogenic gland. Now, if we start analyzing the functions of various hormones that are secreted by adrenal, तो सबसे पहले हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, और मैंने एम्फेसिस दिया था इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम कर रहा है। अगर आप ये डायग्राम देखो तो बॉडी के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो दिस गिव्स, ये जो 3 स्टिमुलाई हैं ये किडनी को एक स्टिमुलस देते हैं, और किडनी जो है वो एक हार्मोन सिंथेसाइज करता है जिसको कहते हैं रेनिन। रेनिन जो है ये स्क्रीट होता है इनटू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब वंस रेनिन इज क्रिएटेड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो वहाँ पे एक ऑलरेडी मौजूद होता है एक सब्सटेंस एंजियोटेंसिनोजन। दिस एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। तो रेनिन जो है इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब हमारे पास लंग्स जो हैं एक और एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE. This angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by this angiotensin converting enzyme. और ये याद रखना कि हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस देते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जिनको कहते हैं ACE इनहिबिटर्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको इनहिबिट किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग दी ब्लड प्रेशर, एस इनहिबिटर्स, इनैलाप्रिल वगैरह. So this angiotensin converting enzyme is converting angiotensin 1 into angiotensin 2. ये angiotensin 2 जो है अब क्या करेगा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एल्डोस्टेरोन सिंथेसाइज करवाएगा. सेकेंडली इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजोप्रेसिन, और ये वेजोप्रेसिन की किस तरह कर रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज बाय एक्टिंग ऑन हाइपोथैलेमस. वेजोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हमने पीछे डिस्कस किया था. दिस वेजोप्रेसिन कॉजेज इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स. अगर ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली जाके वाटर की कंजर्वेशन होगी. साथ ही साथ ये थर्स्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है. जब ज़्यादा थर्स्ट रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो ज़्यादा फ्लूइड इनटेक होगा, और फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली आगे चल के करेक्शन होगी, वाटर जो है उसका अमाउंट इंक्रीज़ करेगी. थर्ड, एंजियोटेंसिन जो है क्या करता है, इट कॉजेज आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. तो आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी जब वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होगा. आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है जो कि रिड्यूस हुआ था, इट विल नाउ इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन. साथ ही साथ ये एंजियोटेंसिन एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करवा रहा है. दिस एल्डोस्टेरोन जो है इट विल एक्ट ऑन किडनी, और किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. नाउ वंस द सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स अलोंगसाइड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन विच इज़ पैसिव प्रोसेस, और ये हम किडनी के अंदर इसको एनालाइज भी करेंगे, इसको फर्दर स्टडी भी करेंगे वेजोप्रेसिन के साथ, आगे चल के एल्डोस्टेरोन के साथ भी, और किडनी के अंदर भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एल्डोस्टेरोन किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा बाय किडनी ट्यूब्यूल्स एंड आल्सो क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन विच इज़ पैसिव. तो देन इट लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. जब सोडियम एंड क्लोराइड की कंजर्वेशन होगी तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोटिकली जो है जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वाटर उसको फॉलो करेगा. सो सोडियम एंड क्लोराइड ऑस्मोटिकली होल्ड मोर वाटर इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. द वाटर विल बी in the vessels. It will be more, there will be retention of water in the vessels. So sodium and chloride osmotically hold more water in extracellular fluid. This will lead to conservation of water. अब अगर आप देखो ये जो स्टेप्स हैं, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज आर्टीरियोलर वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स विल लीड टू ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ decrease in sodium chloride concentration, decreased in extracellular fluid volume and decreased in arterial blood pressure. आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है वो वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा बाय दिस आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक. फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करेगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर कंजर्व होगा, वाटर कंजर्व होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम दोबारा से बेहतर हो जाएगा. साथ ही साथ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और वाटर और ज़्यादा कंजर्व होगा. तो ये जो सोडियम क्लोराइड कम हो रहा है बॉडी के अंदर, जो कि आइसोटोनिक कंसनट्रेशन है सोडियम क्लोराइड की, ये कम हो रही है. तो ऑटोमेटिकली जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर कंजर्व होगा. वाटर कंजर्व होगा तो सोडियम की कंसनट्रेशन भी नॉर्मलाइज होगी एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम भी नॉर्मलाइज होगा. तो असेंशली ये जो स्टिमुलस है, ये इस सारी एक्टिविटी के नतीजे में दिस स्टिमुलस जो है इट विल बी नॉर्मलाइज्ड. ये जो डिक्रीज सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, इसका जो डिक्रीज है नाउ इट विल बी इन द फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी. और ये याद रखना, दिस एस इनहिबिटर यहाँ पे ये हम देते हैं मोस्टली फॉर कंट्रोलिंग दी ब्लड प्रेशर. एस इनहिबिटर्स, एनालाप्रिल वगैरह जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो कि पेशेंट्स को दी जाती हैं फॉर सिस्टेमिक हार्ट फेलियर. अगर आप देखो तो कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस
डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। और अगर हम पिछली डायग्राम से रिलेट करें तो दिस रिलेट्स टू इंक्रीज इन रेनिन, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 1 एंड इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से स्पेसिफिकली, और उसकी आउटर मोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस करवाती है। साथ ही साथ इंक्रीज प्लाज्मा पोटेशियम आल्सो सर्व्स टू इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस बाय द एड्रीनल ग्लैंड। ये एल्डोस्टेरोन जो है ये आगे चल के एक्ट करेगी ऑन डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, और वहाँ से ट्यूब्यूलर पोटेशियम स्क्रीशन करवाएगी और यूरिनरी पोटेशियम एक्सक्रीशन होगी, जिसके नतीजे में साथ ही साथ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और अल्टीमेटली जब सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज, तो उसकी यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। तो एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि इट इज़ favoring or it is augmenting the absorption of sodium from the adrenal gland. There is more reabsorption of sodium under the influence of aldosterone from the distal and collecting tubules from the kidney. साथ ही साथ इस सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है इट इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ स्क्रीशन, और रादर और ऑटोमेटिकली जब स्क्रीट होगी, पोटेशियम स्क्रीट होगा इनटू द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनीज, तो उसके बाद स्क्रीशन के बाद उस पोटेशियम की एक्सक्रीशन ही होगी। सो दिस स्क्रीशन एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम and reabsorption of sodium into the extracellular fluid into the blood। और जब ये रीअब्जॉर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें करेक्शन की तरफ जाएंगी, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगी। अब एल्डोस्टेरोन के बाद जो है हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं दे, जिसमें कॉर्टिसोल है, इट एक्सर्ट्स a metabolic effect and play a key role in adaptation to stress। cortisol जो है ये प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। it plays a role in carbohydrate, protein and fat metabolism। It stimulates hepatic gluconeogenesis, the conversion of non-carbohydrate source namely amino acids into carbohydrate within the liver। अगर आप देखोगे तो ग्लूको मीन्स ग्लूकोज एंड नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल होती है। अब दिस जेनेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बॉडी ने स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश करनी है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अडेप्टेशन टू स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास इट ऑल्सो इनहिबिट्स ग्लूकोज अपटेक एंड यूज बाय मैनी टिश्यूज़। लेकिन ब्रेन को नहीं, ब्रेन के अंदर यह ग्लूकोज अपटेक को नहीं इनहिबिट करता। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट। ये याद रखना, बिकॉज ग्लूकोज जो है इट इज़ ओनली, it is the major nutrient and the only nutrient for the brain। so ग्लूकोज की जो अपटेक है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर कॉर्टिसोल उसको इनहिबिट कर रहा है, बट नॉट द ब्रेन। और ब्रेन के लिए बल्कि वो ग्लूकोज छोड़ रहा है ताकि ब्रेन उसको यूज़ करे एज मेटाबॉलिक फ्यूल। इसकी वजह से जितनी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार है, नाउ इट इज़ अवेलेबल for the brain, for the central nervous system to cope up with the stress। वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए जितनी भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है इट इज़ नाउ अवेलेबल टू द ब्रेन, एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट। बिकॉज बाकी टिश्यूज़ को तो उसके अंदर ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट किया जा चुका है। सो नाउ ऑल द ग्लूकोज इज़ अवेलेबल फॉर द ब्रेन ओनली, एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट। इसके अलावा इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन डिग्रेडेशन इन मैनी टिश्यूज़ स्पेशली मसल। ऑब्वियसली प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी तो वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हेन एवर दे आर नीडेड। फिर इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स लिपोलिसिस।
जिसके अंदर हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ फैट स्टोर्स है इन एडिपोज टिश्यूज़ एंड दिस रिलीजेस फ्री फैटी एसिड्स इनटू द ब्लड। और ये मोबिलाइज्ड फैटी एसिड्स जो हैं दे आर अवेलेबल एज ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर टिश्यूज़ जिनके अंदर ग्लूकोज की अपटेक को इनिबिट किया गया था। इसका मतलब वो टिश्यूज़ जो हैं दे कैन यूज़ फैटी एसिड्स एज ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक फ्यूल देयर बाय कंजर्विंग ग्लूकोज फॉर द ब्रेन। ये याद रखना। तो ये हमारे पास जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है कॉर्टिसोल इंक्रीज करने की फॉर इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज, जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है कॉर्टिसोल वो जितनी भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर इंक्रीज करवाएगा दैट इज़ अवेलेबल फॉर ब्रेन टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी अंडर स्ट्रेस एंड दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट। यानी जितनी भी ग्लूकोज है नाउ दैट हैज़ बीन स्पेयर्ड फॉर ब्रेन और बाकी टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर ग्लूकोज की अपटेक को इनिबिट किया इस एंडोक्राइन हार्मोन ने। दूसरे टिश्यूज़ क्या करेंगे, वो इन फैटी एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं एज ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक फ्यूल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। अगर आप देखो अब कि कॉर्टिसोल की सिक्रीशन किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, तो हमारे पास एक स्ट्रेस का कंपोनेंट है और एक डायर्नल रिदम है कॉर्टिसोल सिक्रीशन का। तो स्ट्रेस जो है और ये डायर्नल रिदम जो है इसके इन्फ्लुएंस में हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन बनाता है जिसको कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी और वहाँ से ये रिलीज़ करवाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो आगे चल के एक्ट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे और वहाँ से कॉर्टिसोल की सिंथेसिस करवाएगा। ये कॉर्टिसोल जो है इट विल नाउ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय टिश्यूज बाय all the tissues except brain. So now the glucose is spared for the brain. साथ ही साथ it increases blood amino acids ताकि प्रोटीन डिग्रेडेशन हो बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाता है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होगी तो अमाइनो एसिड्स सिंथेसाइज होंगे, रिलीज होंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर नाउ अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। साथ ही साथ इट स्टिमुलेट्स लिपोलिसिस जिसमें ब्लड फैटी एसिड्स इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लड फैटी एसिड्स आर नाउ अवेलेबल फॉर एज एन ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर दी टिश्यूज़ दैट जिनकी उन टिश्यूज़ के लिए जिनके अंदर ग्लूकोज की अपटेक को इनहिबिट किया गया था। सो दीज आर मेटाबॉलिक फ्यूल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आर अवेलेबल टू हेल्प रेजिस्ट स्ट्रेस। ये जितना भी एक्टिविटी है इट विल बी इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के अंदर जनरली ये मैकेनिज़्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली अगर कॉर्टिसोल की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इट कैन इनिबिट एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस देयर बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस respectively. So this is a bird's eye view of control of cortisol secretion. कॉर्टिसोल जो है इट इज़ चूँकि ये स्टीरॉयड हार्मोन है सो इट इज़ बाउंड relatively टाइटली बाय प्लाज्मा प्रोटीन जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसकॉर्टिन है जो कि बाइंड करती है 75 to 80% ऑफ कॉर्टिसोल। फिर हमारे पास अल्ब्यूमिन है जो कि 15% बाइंड करेगी कॉर्टिसोल को और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ट्रांसकॉर्टिन बाइंडिंग इज़ डिक्रीज्ड एंड अल्ब्यूमिन बाइंडिंग इज़ इंक्रीज्ड। लेकिन टोटल प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विद द कॉर्टिसोल इज़ सेम, यानी मोस्टली जितना भी कॉर्टिसोल है इट विल बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स बिकॉज ये लाइपोफिलिक है सो इट कैन नॉट ट्रैवल इन दी ब्लड। इसको इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना ज़रूरी है फॉर ट्रैवलिंग इन दी ब्लड। ये याद रखना चूँकि कंक्लूड कर रहे हैं डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है इट इज़ अ ग्लोबुलिन दैट बाइंड्स थायराइड हार्मोन्स इन सर्कुलेशन, जबकि स्टीरॉयड हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स जो हैं दे बाइंड विद ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। और कॉर्टिसोल के लिए है हमारे पास ट्रांसकॉर्टिन।
एल्ब्यूमिन जो है चूंकि ये एक यूबिक्वस है, ब्लड के अंदर मौजूद होती है काफ़ी, तो ये कुछ ना कुछ कंपोनेंट इसका एल्ब्यूमिन जो है इट इज़ अवेलेबल फॉर बाइंडिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन्स, बट ये प्रोपोर्शन जो है इट इज़ वेरी लेस। तो थायराइड के लिए थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो कि लिवर बनाता है, और फिर हमारे पास ट्रांसकॉर्टिन है जो कि कॉर्टिसोल के साथ बाइंड करती है। इसके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हैं जो कि ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करती हैं। तो इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। जो डिसऑर्डर्स हैं एड्रीनल ग्लैंड के, स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू एड्रीनल कॉर्टेक्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एड्रीनल मेडुला को भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं।